हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लाए हैं केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी पहचान। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें ऐसा क्या देखेंगे या उसमें ऐसा क्या चेंज हो रहा है जिसको देख के हम लोग पहचान पाएंगे कि वो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वो केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन को देख के बताएंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इसीलिए आज का हमारा हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की पहचान। मतलब कुछ ऐसा इंडिकेट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन जिसे देख के मुझे पहचानना होगा और बताना होगा हाँ ये रिएक्शन हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए इस चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। मतलब ये जो हेडिंग हुआ है इसका मतलब अगर और हम डिटेल्स में जाए तो जिसका मतलब होता है विजिबल विजिबल इंडिकेटर्स दैट टेल्स ए रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा चेंज होगा, कुछ ऐसा चीजें होगी जिसे देख के हम बताएंगे कि हाँ ये रिएक्शन हुआ है। तो इसीलिए विजिबल इंडिकेटर डिटेल्स ए रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब उसे देख के पहचान पाएंगे कि हाँ ये रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर में 3 4 5 पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है कि चेंज इन कलर। पहला क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब सुनिए ये बात क्या कह रहा है। केमिकल रिएक्शन में ये देखिए, जैसा कि एक टेस्ट ट्यूब है, खाली इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई दो केमिकल सब्सटेंस हम ले लेंगे जिसका पहले इनिशियल कलर कुछ और है, बाद में जब दोनों को मिलाए, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो दोनों रिएक्ट करके कुछ और कलर बना लिया, मतलब उसके कलर में चेंज हो गया। तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन के कलर में जो चेंज हुआ है, इस चेंज को देख के बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वही बात लिखा हुआ है चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग उसके कलर में चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। बेरियम क्लोराइड एग्जांपल में, बेरियम क्लोराइड जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट से, तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, साथ में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सभी का हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या क्या होता है? बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2, और सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4, और बेरियम सल्फेट जो कि प्रोडक्ट बनाता है, दोनों रिएक्ट करके आपस में बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड जैसा कि आप लोग को पता होगा कि NaCl। ये केटायन है, यहाँ पे ये एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है, और जब दोनों रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट बनाता है तो उसका पहला केटायन होता है और ये एनायन होता है। इस बात को हम लोग जब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसके मैकेनिज्म को अच्छे से सीखेंगे, फिर आप लोग खुद ये प्रोडक्ट बना लेंगे। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये प्रोडक्ट दोनों मिलकर कैसे बना लिया, ये खुद आप ये बना पाएंगे और बहुत ही आसान है। जब हम पढ़ रहेंगे तो वहां पे बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन कलर। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर चेंज में कलर हो रहा है तो हम बोलेंगे हाँ रिएक्शन हुआ है। तो बेरियम क्लोराइड का कैसा कलर होता है? ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। ये क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, कलरलेस। और सोडियम सल्फेट ये भी एक कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। जब दोनों का एक्वा सॉल्यूशन, जिस तरह से NaCl, NaCl भी कलरलेस होता है। सॉल्ट आप लोग देखे ना, खाने वाला सॉल्ट घर में यूज करते हैं, उसका कैसा कलर होता है? वो कलरलेस कहलाता है। वो क्रिस्टल फॉर्म में, दाना दाना फॉर्म में आता है। उसको पानी में मिला देने के बाद उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी तरह बेरियम क्लोराइड को पानी में मिलाने से उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, और सोडियम सल्फेट को भी पानी में मिलाने से उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। जब दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो वहां पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या चीज? बेरियम सल्फेट। ये जो बनता है दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाने से, ये जो बना ये व्हाइट कलर का होता है।
व्हाइट कलर का होता है, और NaCl जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जिसका कलर होता है ये भी कलरलेस होता है। तो देखिए, क्या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर हुआ है? हाँ हुआ है। तो हम बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब केमिकल चेंज हुआ है। इससे पहले हम लोग केमिकल चेंज यानी फिजिकल चेंज पढ़ के आए हैं, तो केमिकल चेंज के बारे में बोल रहे हैं। केमिकल चेंज को ही तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक लाइन याद कीजिए जो बताए थे, द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। तो वही केमिकल चेंज को पहचानेंगे कि केमिकल चेंज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज को देख के हम बोल पाएंगे हाँ ये केमिकल चेंज हुआ है, फिर बाद में उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का कलरलेस सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन, जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। देखिए चेंज इन कलर हो चुका है, और यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन बनता है किसका? NaCl का। तो ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे सब्सटेंस बनता है तो ये चेंज इन कलर कहलाया, और बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन होता है। साथ में यहाँ पे देखिए ये जो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का बनता है उसी सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होता है, उसमें घुलता नहीं है। ये इनसॉल्युबल सॉलिड formed after a chemical reaction is known as precipitate। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं PPT। देखिए आप लोग के लिए ये नया वर्ड होगा, ये पहली बार सुने होंगे। ये जो पहले सुने होंगे तो अच्छी बातें है। प्रिसिपिटेट, ध्यान से समझिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब CBSE बोर्ड में कई बार प्रिसिपिटेट का डिफिनेशन पूछा गया है। प्रिसिपिटेट क्या होती है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब उस रिएक्शन में वो सोल्यूबल ना हो, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जिस तरह से मिट्टी और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो क्या मिट्टी पानी में सोल्यूबल है? नहीं, सोल्यूबल नहीं है। कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाएगा तो वो इनसॉल्युबल कहलाया। बट मिट्टी और पानी जो है वो प्रिसिपिटेट नहीं कहलाया, क्योंकि मिट्टी और पानी में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जब तक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कोई भी इंसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनता, चाहे उसका कलर कुछ भी हो। इस केस में बेरियम सल्फेट जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस है उसका कलर क्या है? व्हाइट है। बट किसी भी कलर का कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर फॉर्म्ड हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं PPT। PPT, प्रिसिपिटेट। इस नाम को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब चेंज इन कलर, और दूसरा हम यहां से बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT, सेकेंड लाइन देखिए। पहला क्या है? चेंज इन कलर। अगर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन उसके कलर में चेंज हो रहा है तो बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ PPT। अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो भी हम बोलेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये केमिकल चेंज है। तो दो बातें यहां से याद रखना है, पहला चेंज इन कलर और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो हम बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसको देख के हम लोग पहचान पाएंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहला पढ़े हम लोग क्या? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड में इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे भी हम लोग बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये सब इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। जिस तरह से गाड़ी में इंडिकेटर लगी रहती है, अगर कोई इंसान लेफ्ट का इंडिकेटर देता है तो किधर जा रहा है वो, मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो मुझे इंडिकेट कर दिया वो कि वो लेफ्ट जाने वाला है। उसी तरह ये सब चेंज मुझे इंडिकेट करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसको देख के पहचान पाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है।
तो थर्ड में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं बेकिंग सोडा, नाम सुने आप लोग, बेकिंग सोडा। जब इसका रिएक्शन कराते हैं विनेगर के साथ, विनेगर के साथ, तो ये देता है मुझे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, साथ में वाटर और CO2 गैस देता है, CO2 गैस देता है। समझिए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है अभी ध्यान मत दीजिए, बस जो समझा रहे वो समझिए। इसकी बारी आएगी तो ये सभी डिटेल्स में समझेंगे हम लोग कि कैसे बन। हाँ लेकिन धीरे धीरे याद रखना शुरू कर दीजिए कोई भी रिएक्शन को। जैसे पहले बताया क्या, बेरियम क्लोराइड साथ में सोडियम सल्फेट मिलकर क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट साथ में NaCl, उसको याद रखिए। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, और जब ये विनेगर से मिलता है, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए यहाँ साइड में थोड़ा सा विनेगर के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं विनेगर। अगर कोई नोट करना चाहेंगे साइड में साथ में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे नोट कर सकते हैं। विनेगर क्या होता है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होता है। समझिए क्या मतलब हुआ, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका डाइल्यूटेड फॉर्म मतलब इसमें पानी ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। मान लीजिए किसी कंटेनर में हम 95% वाटर ले लिए और साथ में 5% एसिटिक एसिड ले लिए, दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विनेगर बने बोलेंगे। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई कंटेनर है उसमें 95 ml वाटर है और 5 ml एसिटिक एसिड है, और ये दोनों का जो मिक्सचर बना उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विनेगर बोल देंगे। विनेगर जो नूडल्स बनाने में काम में आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग विनेगर बोलते हैं। तो मतलब ये है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसमें पानी मिला हुआ है, पानी यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट काम करता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम करता है, मतलब वाटर इसको मिलाने का काम करता है। मेन रिएक्शन जो यहाँ पे होता है NaHCO3 और CH3COOH में ही होता है, और ये प्रोडक्ट बनाता है सोडियम एसीटेट, CH3COONA, साथ में क्या है यहाँ पे, वाटर और CO2। ठीक, अब देखिए बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम एसीटेट, सोडियम इसको बोलते हैं एसीटेट, और वाटर साथ में CO2 गैस को हम अपवर्ड एरो से दिखा रहे हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पे किसी भी चीज को हम अपवर्ड एरो से दिखा रहे हैं तो मतलब वो गैस है, वो हवा में उड़ जा रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है वहां से उड़ता चला जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब है, अगर इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे किसी भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन का ही हो रहा है, ऑक्सीजन का ही हो रहा है, CO2 का ही हो रहा है, तो ये धीरे धीरे उड़ता जाएगा। जब इसको बोर्ड पे लिखते हैं तो कैसे दिखाते हैं, अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। इससे पहले PPT का फॉर्मेशन हुआ था जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड था, जो कि सेटल हो रहा था ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नीचे में उसी टेस्ट ट्यूब में, उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। PPT को कैसे दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, और गैस को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो देखिए, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या यहां से गैस निकल रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, हाँ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से गैस बन रहा है, कौन सा गैस, CO2 गैस बन रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये केमिकल चेंज है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट बात है इसमें, और देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का हम सॉलिड फॉर्म लेते हैं, जो इसको रिएक्शन में यूज करते हैं उसका सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होता है, उसका सॉलिड लेते हैं। और इसका कौन सा फॉर्म यूज किया हम लोग, एक्वस, वाटर मिला के, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट, एक्वस फॉर्म उसका यूज किया। और यहाँ पे जो बना CH3COONA, ये इसका एक्वस फॉर्म बना, एक्वस फॉर्म बना, ये तो वाटर है और ये CO2 है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड लिए थे, यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्म था एसिटिक एसिड का जिसको हम लोग विनेगर बोले, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, सोडियम एसीटेट का, जिसका एक्वस फॉर्म है। तो यहाँ से क्या सॉलिड से लिक्विड मतलब एक्वस फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब क्या फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो रहा है,
हाँ, फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो रहा है। याद कीजिए जब केमिकल चेंज पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो सकता है। केमिकल चेंज तो होगा ही होगा, तो ही उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे। बट फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो जाएगा केमिकल चेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड से एक्वस बन रहा है, तो हम लोग फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मतलब ये केमिकल रिएक्शन का पहचान है। ये भी एक इंडिकेटर है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस। और फोर्थ में चेंज इन फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो रहा है हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन सब में से कोई एक को देख लिए और केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है वहां पे देख लिए कि अरे इसमें तो कोई फिजिकल स्टेट में चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई गैस का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, इसको हम केमिकल रिएक्शन कैसे बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है या सारा कुछ हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये क्राइटेरिया है, इसको आप लोग नोट। फिफ्थ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पहला क्या था याद कीजिए फर्स्ट नंबर में, चेंज इन कलर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कलर में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप लोग बोलिए, इसलिए हम रुक के बोल रहे हैं। एंड फोर्थ क्या था? चेंज इन फिजिकल स्टेट। एंड फिफ्थ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये सारी बातें हो रही है, इसमें से कोई भी हो रही है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम कोई दो केमिकल को मिला दिए और दोनों में अब केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहां से दो कंडीशनें हो सकती है। देखिए पहली क्या हो सकती है, अगर चेंज इन हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, मतलब दो कंपाउंड को इसमें हम रख दिए, दो केमिकल को इसमें हम रख दिए, बट वो रिएक्शन हो नहीं रहा है, वो रिएक्शन हो नहीं रहा है। हम क्या करें, इसको बाहर से जैसे ही हीट दिए ये रिएक्शन होना शुरू कर दिया, मतलब इसे बाहर से हीट देने की जरूरत पड़ी इस रिएक्शन को करवाने के लिए, मतलब बाहर से हीट इसको हम दिए। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, इसमें दो केमिकल है कोई भी, और उसमें जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो यहां से कुछ हीट निकली। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कुछ यहां पे हीट का फॉर्मेशन हो गया और वो हीट बाहर में निकली, मतलब सराउंडिंग में। पहला कंडीशन क्या था कि सराउंडिंग से उसे टेम्परेचर देना पड़ा, सराउंडिंग से उसे हीट देना पड़ा रिएक्शन को करवाने के लिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, आफ्टर द रिएक्शन उसमें से कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में आ गया। पहला कंडीशन क्या है, कुछ हीट किसी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए उसे बाहर से देना पड़ता है, सराउंडिंग से देना पड़ता है इसमें। और दूसरा कंडीशन क्या है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कुछ हीट बाहर आया, सराउंडिंग में आया। तो दो कंडीशन यहां पे आ गई। देखिए फर्स्ट कंडीशन, कोई भी एनर्जी वहां से निकल रहा है। चलिए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखें, यहां पे हमने बात किया था कि हीट एनर्जी जो रिएक्शन को होने के लिए चाहिए हीट एनर्जी, और जो रिलीज हो रहा है वो भी हीट एनर्जी। आप लोग बोलोगे क्या सर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कंसिडर हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप लोग याद कीजिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसे होने के लिए किस फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत है? सनलाइट की। सनलाइट के बिना क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मतलब उसे एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में चाहिए। तो मतलब एनर्जी का अदर फॉर्म भी कंसिडर है, सिर्फ हीट एनर्जी से हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी का किसी भी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एंडोथर्मिक बोल देंगे। जैसे हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक generally focuses on entry or exit of heat energy। मेनली किस पे फोकस करता है ये? हीट एनर्जी पे। बट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आर आल्सो
कंसिडर्ड, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आर आल्सो कंसिडर्ड। जैसे में हो गया हीट एनर्जी के अलावा सनलाइट, सनलाइट हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, ये सब एनर्जी भी कंसिडर किया जाएगा कोई भी रिएक्शन में कि किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इसको आप लोग नोट करें। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है? ये मिक्सचर होता है मेनली मीथेन, मेनली मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, और साथ में ट्रेस अमाउंट में इथेन, और इसमें प्रोपेन भी मिला होता है ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में। तो इथेन और प्रोपेन का फार्मूला, केमिकल फार्मूला हम लोग बाद में देखेंगे। मेनली यहाँ पे मीथेन मिला हुआ होता है और ट्रेस अमाउंट में इथेन और प्रोपेन मिला रहता है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं, मतलब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? CH4, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैस होता है। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, मतलब इसका फिजिकल स्टेट गैस है, तो ऑक्सीजन है तो गैस है, तो ये मुझे प्रोडक्ट देता है CO2, जिसका फिजिकल स्टेट गैस, साथ में वाटर, वाटर वाटर वेपर बन के कहां चला जाएगा? एनवायरमेंट में चला जाएगा, तो यहां भी गैस लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं। साथ में काफी अमाउंट में हीट देगा और लाइट निकालेगा, लाइट निकालेगा। तो देखिए, तो जब नेचुरल गैस को हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे काफी अमाउंट में हीट निकला। जहां भी हीट निकल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एक बेसिक बात है और समझिए, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कुछ भी राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में लिखा हो, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। मतलब राइट हैंड साइड में लिखने का मतलब ही हुआ कि वो एनर्जी वहां से निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। एक्सो मतलब क्या? एग्जिट। अगर कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे हीट या सनलाइट कुछ भी रिएक्टेंट साइड लिखा रहता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं तब? एंडोथर्मिक। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता तब जाके? एंडोथर्मिक। बट अभी ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट लिखा हुआ प्रोडक्ट साइड। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को होने के बाद हीट यहां से निकल रही है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर जब ये रिएक्शन, इसको हम जलाए मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो स्टार्टिंग में इसको हम हीट दिए थे, तो हीट बाहर से रिएक्शन को करवाने के लिए तो हीट देना पड़ा, अपने आप मीथेन तो जल नहीं गया। जैसे ये पेपर, अगर इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन करवाना होगा तो इसको जलाना होगा। अब जलाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ अपने आप तो जल नहीं जाएगा, इसे मुझे हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देने से ये जलेगा, तब तो ये एंडोथर्मिक होना चाहिए। नहीं, ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिफाइन नहीं करते हैं। हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देखते हैं। जब इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इसके जलने के बाद जो एनर्जी निकला, दोनों में कौन सा एनर्जी अमाउंट में ज्यादा था? जलने के बाद जो एनर्जी निकली वो एनर्जी ज्यादा था, तो हम उस एनर्जी को कंसीडर करेंगे जो ज्यादा हो। तो ज्यादा कब होता है? आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इसमें आग लगने के बाद, तो हम इसको एक्सोथर्मिक कंसीडर करेंगे। अगर ज्यादा अमाउंट हीट देके इसको जलाते, रिएक्शन करवाते, बाद में बहुत थोड़ा सा अमाउंट में हीट निकलता, फिर वो एंडोथर्मिक हो जाता, क्योंकि जितना अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा उसको हम लोग दे रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक होता है। बट जितना अमाउंट में हीट इसे दे रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना जो है यहाँ से हीट निकल रहा है, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर होगी आप लोग को? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अगर हीट प्रोडक्ट साइड लिखा रहेगा या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट साइड लिखा रहेगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्टेंट साइड लिखा रहता तो वो होता एंडोथर्मिक। ठीक, अब आप लोग यहां से देखिए, CH4 ये एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है। बर्निंग क्या है?
बर्निंग टाइप ऑफ कंबसन है, पता होना चाहिए आप लोग को। टाइप ऑफ कंबसन है, जब किसी भी चीज को हम जलाते हैं, जब किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो लाइट दो तरह से निकलती है, एक फ्लेम के फॉर्म में, लपटे के फॉर्म में, समझ लीजिए, लाइट जो निकलती है एक फ्लेम का फॉर्म में और दूसरा ग्लो के फॉर्म में। दोनों का एग्जांपल समझिए, मतलब दोनों को समझिए। फ्लेम के फॉर्म में, जब इस पेपर को अभी हम लोग जलाएंगे तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो फ्लेम के फॉर्म में निकलेगी, और जब अगरबत्ती को हम लोग जलाएंगे, अगरबत्ती जलाते हैं घर में, वहां पे जो लाइट निकलती है वो फ्लेम के फॉर्म में नहीं निकलती, वहां पे अगरबत्ती ग्लो करता है। बट दोनों किसका टाइप है? बर्निंग का टाइप है। दोनों में तो आग लगा हुआ है, दोनों जल रहा है। जब लाइट फ्लेम के फॉर्म में निकलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बर्निंग। उसे क्या बोलते हैं? बर्निंग बोलते हैं। और जब लाइट ग्लो के फॉर्म में निकलती है उसे बोलते हैं स्मोल्डरिंग। उसे क्या बोलते हैं? स्मोल्डरिंग बोलते हैं। तो लाइट दो तरह से रिलीज हो सकती है, एक फ्लेम के फॉर्म में जिसको हम लोग बर्निंग बोलेंगे, और दूसरा ग्लो के फॉर्म में जिसको बोलेंगे स्मोल्डरिंग। तो फर्स्ट एग्जांपल को नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर सेकंड देखेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्या होता है डिटेल्स में नहीं जाना है। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जब उसका डाइजेशन होता है तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम लोग में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेकडाउन होता है, और तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बायोलॉजी में डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये बनाता है, क्या क्या बनाता है प्रोडक्ट? CO2, साथ में वाटर और एनर्जी। कौन सा एनर्जी बनाता है आप लोग को पता है? यहाँ पे पता होना चाहिए। जो एनर्जी बनता है उसका नाम है ATP, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिएक्शन को चलिए थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। जब रिएक्शन को बैलेंस करना हम बताएंगे तो फिर समझाएंगे कैसे कैसे हो गया 6 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटीपी, एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एक लाइन लिखवाए थे, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आर आल्सो कंसिडर्ड। हाँ, उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एटीपी जो ये निकल रहा है, किधर लिखा हुआ? रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है। जब प्रोडक्ट साइड एनर्जी लिखा हुआ है मतलब वो एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कहलाएगा क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसी एटीपी का यूज करके हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा काम करते हैं। अगर ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हम लोग का टेटे फिश हो जाएगा। तो ये जरूरी प्रोसेस है बॉडी में, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका होना। तो ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंस इनटू कंपोस्ट। समझिए क्या ये क्या बोलना चाह रहा है। जब घर में खाना वाना बनता है, मतलब सब्जी उब्जी को जब छिलती है मम्मी आलू उलू का, तो जो उसका छिलका उलका होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसको मिट्टी में फेंक देने पर क्या होता है कि मिट्टी में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है उसको डिकम्पोस्ट करेगा, उसको कंपोस्ट कर देगा। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो जो कंपोस्ट हो रहा है, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, उस ड्यूरिंग वहां से हीट रिलीज होती है। हाँ, क्या बोले हम? हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंस,
जो वेजिटेबल सब्सटेंस मतलब जो भी छिलका उलका उसका सड़ा गला चीज उसको मिट्टी में फेंक देने के बाद जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से हीट रिलीज होती है, जिसके कारण उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब ये एक्सेप्शन है क्या, वेजिटेबल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है। बाद बाकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक ही होता है। तो इस बात को चलिए नोट करें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का देखते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता, क्या क्या होता है, आप लोग मैकेनिज्म बताइए। तो यहाँ पे CO2 किसके साथ मिलके, वाटर के साथ मिलके, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन प्लस वाटर भी बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। देखिए क्या अगर इस रिएक्शन में सनलाइट ना दें हम तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, नहीं होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। सनलाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे सनलाइट दिया जाना है, कंपलसरी है इस रिएक्शन को होने के लिए, तो ही ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, कौन सा एनर्जी की, सनलाइट को। सनलाइट को यहाँ पर हम एच न्यू के फॉर्म में भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एच न्यू। यहाँ पर जो ऐसा लिखा रहेगा समझ जाइएगा, ये समझ जाइएगा कि ये सनलाइट की बात कर रहा है। तो मतलब एरो को ऊपर लिखा रहे या एरो को ऊपर लिखा रहे या रिएक्टेंट साइड में लिखा रहे, इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। और साथ में प्रोडक्ट बनाएगा क्या, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस H2O। तो जो एनर्जी है अगर एरो को ऊपर लिखा हुआ तो उसे हम लोग समझेंगे वो रिएक्टेंट साइड ही लिखा हुआ है। और जब रिएक्टेंट साइड कुछ भी लिखा रहता है, कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखा रहता है या हीट एनर्जी लिखा रहता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब एक ऐसा रिएक्शन है एंडोथर्मिक। देखिए एंडो मतलब एंट्री, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी, तो इसे रिक्वायरमेंट है किसकी, सनलाइट के। सनलाइट के बिना ये रिएक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए साइड में देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये टाइप्स ऑफ कोरोजन है, मतलब कोरोजन का टाइप है। कोरोजन कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन। ये टाइप्स ऑफ कोरोजन है। इसमें क्या होता है, अभी रिएक्शन को तो इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, बट कोरोजन हमारे सिलेबस से अब हट चुका है। इसमें क्या होता है, आयरन है, ये वाटर प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने ऊपर एक लेयर बैठा लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रस्ट बोलते हैं। और साथ में हीट भी रिलीज करता है। अब बोलोगे सर लोहे में जंग लगता है, कभी उसके ऊपर हाथ रखे हुए वो तो गर्म होता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं आप कैसे बोलो कि वहां से हीट रिलीज हो रही है। हाँ हीट रिलीज होती है, बस इतना कम अमाउंट में वहां पे हीट रिलीज होती है, ये हमको पता नहीं चलती है। ये बताइए रस्टिंग जो रिएक्शन का टाइप है, ये स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है, काफी स्लो रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को होने में महीनों महीनों लग जाता है, तो वहां से जो हीट रिलीज हो रहा है वो मुझे पता नहीं चलती है। इतना कम अमाउंट में हीट रिलीज होती है और इतना स्लोली हीट रिलीज होती है कि वो मुझे महसूस ही नहीं होता है, बट वहां से हीट रिलीज हो रहा है। और ये हीट रिलीज हो रहा है तो मतलब इसको हम लिख दिए प्रोडक्ट साइड। जब कोई भी हीट को हम प्रोडक्ट साइड लिखें या किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग प्रोडक्ट साइड लिखेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सो या एंडो, जल्दी बताइए आप लोग, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, देखें वीडियो। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग से हमसे पूछ सकते हैं।
किसी भी चैप्टर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको हम देने की कोशिश करेंगे। बाद में बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।